हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर आ न्यू स्टडी सर्किल। बच्चों मैं आ न्यू स्टडी सर्किल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे कॉमन नाम है न्यू स्टडी सर्किल। ये क्यों है वो धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बच्चों हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे, इससे पहले लेक्चर 1 आया था जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाना था, टाइप ऑफ वेक्टर्स जाने थे और बेसिक ऑपरेशंस की, मतलब वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या एरो हेड टेल कॉम्बिनेशन, ये सब आपने देखा नहीं है तो जाकर देख लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और भी इससे पहले हम लोगों ने बहुत से चैप्टर पढ़े हैं जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ा, वो भी आप जाकर देख लो अगर नहीं देखा है तो। आज बच्चों हम वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। मैंने जैसे पहले वीडियोस में या लेक्चर्स में बताया था आपको कि वेक्टर में, लास्ट वीडियो में, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल काम नहीं करते। ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब जैसे दो नंबर्स को आपको जोड़ना है एक्स और वाई, तो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा में कैसे एक्स प्लस वाई करते थे, वही काम वेक्टर में कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन जो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा में करते हैं तो वो वेक्टर अलजेब्रा में कैसे करा जाता है, हमको बस इतना देखना है। तो बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे तो आपको मैथमेटिक्स में सबसे इजी, जो सबसे पहली चीज़ सिखाई गई थी वो एडिशन था। तो वेक्टर्स में भी हम, क्योंकि समझ लो वेक्टर्स में हम बिल्कुल अभी बच्चे ही हैं, वेक्टर्स में हमको कुछ नहीं पता, तो वेक्टर्स में भी हम पहले एडिशन देखेंगे, फिर बाद में जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, इवन डिवीज़न भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर एडिशन तो समझ में आ गया होगा कि भाई ऐड करने को यहाँ पर वेक्टर एडिशन बोला जाए। रिजल्टेंट का मतलब है बच्चों कि जब आप वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो लास्ट जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इसलिए इसको रिजल्टेंट बोला गया। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स को कंबाइन करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों अब पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम वेक्टर को जोड़ना क्यों चाहते हैं। भाई हम वेक्टर को जोड़ के क्या पाएंगे। देखो बच्चों, मैं ए पर हूँ, मैं हूँ ए पर, ए पॉइंट पर हूँ, मैं बी पर जाऊँगा, ए से बी जाऊँगा और फिर बी से सी पर जाऊँगा। बात समझो, ए से बी गया तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना, ए से बी एक लाइन ड्रॉ करी और एरो का मतलब ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैं बी से सी की तरफ गया और फाइनली मैं ये देखूंगा कि मेरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे बात करी थी इस पर फिर से थोड़ी बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ या और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो दो पॉइंट के बीच में सिर्फ इकलौता एक ही शॉर्टेस्ट पाथ होता है जनरली। अब क्यों जनरली बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इस लेवल की फिजिक्स में हमको 12th तक की इतना ही जानना है। जैसे ए और सी के बीच में जो सीधी लाइन ड्रॉ करोगे आप, स्ट्रेट लाइन, जाहिर सी बात है दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हो वही शॉर्टेज है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो आप फाइनली तो ए से बी के साथ होते होते आप सी पर पहुंचे, तो फाइनली ए से कहाँ पर पहुंचे, ए से सी। तो अब यहाँ पर दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट है, एक तो ए से बी और बी से सी, और एक आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अब जाओ कहीं से भी, आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है या रिजल्टेंट क्या है। देखो रिजल्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ दो वेक्टर है, एक है वेक्टर आपका ए बी, देखो ए बी, और एक वेक्टर है आपका बी सी, बी से सी। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है कि बताओ ए सी क्या होगा, ए टू सी। तो आप कह दोगे सर ए सी होगा ए बी प्लस बी सी, लेकिन अगर आपने बिना एरो लगाए लिख दिया ना तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ मतलब मीनिंगलेस हो जाएगी बात। ए बी प्लस बी सी डायरेक्ट लिखने का मतलब है कि अगर ये 2 है रे 5 है तो ए सी हो जाएगा 7। ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम आप अभी देखेंगे क्यों नहीं होगा। जैसे बच्चों मान लीजिए मैं ए से बी एक ही स्ट्रेट लाइन है और ये है आपकी, मान लेते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3, 4 का होता है, चलो इसको 3 मान लेते हैं। हाँ मैं इसलिए सोच रहा हूँ ताकि आसान पड़े, ठीक है। और बी से सी आप जाते हो, ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ए से बी गया, बी से सी गया, फाइनल जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है यानी रिजल्टेंट, दो वेक्टर ए बी और बी सी का बताओ। तो रिजल्टेंट ये बच्चों ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से सी को ज्वाइन कर दो, ये शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है। तो वो बच्चों अगर 4 और 3
अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो आप सिंपल जोड़ दोगे 4+3, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करती है कि 4+3 हो गया 7। लेकिन यहाँ पर तो हमको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, तो डायरेक्शन के ध्यान में रखते हुए हमारा ये एंगल मान लो थीटा बन रहा है 3 किलोमीटर ए बी से, तो ये क्या होगा, ये होगा, ये बन गया है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये बी सी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर, तो ए सी क्या होगा, अंडर रूट या हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9, ये हो जाएगा 25, आ जाएगा 5। यानी कि ये जो आपकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर है और डिस्टेंस कितनी है, मतलब अगर आप ऐसे चल के जाओ तो टोटल चलना कितना पड़ेगा, 4 + 3 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 5 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में है, ए टू सी, जो कि एंगल थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, अब जैसे यहाँ तो आप आसानी से निकाल दोगे कि tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4/3, वो तो निकाल दोगे, तो आपको देखो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया 5 किलोमीटर। भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ से पता चल जाएगी कि भाई ए बी डायरेक्शन से थीटा एंगल पर 5 किलोमीटर चलना है, थीटा यहाँ से पता चल जाएगा। ये बच्चों मोटा मोटी कहानी है कि हम क्यों निकाल रहे हैं एडिशन, बात समझे, ताकि हमें एक फाइनल रिजल्ट पता चले। इसका मैं एक बहुत अच्छा भी एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ बच्चों, ये यहाँ क्या बना रखा हूँ, ये देखो, अब ए से बी आप जा रहे हो, तो जा तो आप कैसे भी सकते हो ना, मान लो इसी ये डॉटेड पाथ से घूमते घामते जा रहे हो, एकदम मस्त घूमते घामते, बात समझ रहे हो कि नहीं, बी से सी जा रहे हो आप ऐसे लुढ़कते हुए कहीं से, लेकिन ओवरऑल ए से बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ज्वाइन करती हुए, एरो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, और बी सी भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ओवरऑल हो जाएगा ए सी। ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका। अब बच्चों इसको एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ बच्चों, हाँ देखो बच्चों, आप लोग शायद उस जनरेशन के हो जो प्ले स्टेशन खेलती है, या हो सकता है कि आप लोगों ने सबने जो है ये मारियो खेला हो, खेलते हैं बच्चे, मैं तो बहुत खेलता था भाई। ये रिमोट प्ले स्टेशन का ही मुझे मिला तो मैंने लगा दिया, ये कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो बच्चों ये मारियो है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये और समझोगे। देखो यहाँ पर एक आपकी ये बटन्स होते थे लेफ्ट हैंड साइड में, जॉयस्टिक को छोड़ दो, मैं जो मारियो जिस रिमोट से खेला जाता था ना उसमें उस टाइम पर ये जॉयस्टिक नहीं होती थी। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, इस पोर्शन में आ जाओ, तो इसमें बच्चों क्या होता था, 4 बटन होते थे, ये अप ऊपर जाने के लिए, डाउन नीचे, ये इधर राइट और ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये ऊपर और ये नीचे, और ये अलग अलग काम, जैसे कि गोली मारने के लिए होता था, कोई भाला फेंकने के लिए होता था, ये सब अलग अलग होते थे। ठीक है, जरा इस पे बात करते हैं। डिस्प्ले मारियो आपका इस पोजीशन पे, आप कहोगे सर इतने सारे मारियो क्या कर रहे हैं इस गेम में, अरे एक ही मारियो है, मैं अलग अलग टाइम पे, मान लो ये 1 पोजीशन पे, ठीक है, 2 पे जाना, आपको कॉइन लेना है, तो आप क्या करोगे, ये राइट वाला प्रेस करते थे, ठीक है, फिर आगे बढ़ा, उसने कॉइन लेना है, ऊपर उछल गए, तो ये ऊपर वाला बटन आपने प्रेस करा, कॉइन ऊपर, वो सर लड़ा, कॉइन आ गया, यही तो होता था। अच्छा देखो कितना मारियो तेज है, ये हम लोग ऊपर उछलते हुए गोली भी चलाते थे। ये देखो आगे आपका, इनको क्या बोलते थे यार, ये जो आते थे, ये उलट गया, ख़त्म हो गया, ये आगे आया, ऊपर कूदा इसके ऊपर, नीचे आया, आपने ये प्रेस कर दिया और तेज़ दबा दिया उसको। अब बच्चों यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब कहानी ये समझो। मान लो मारियो को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये पोजीशन, ये 3, आपको 4 से 5 इसको ले जाना है। तो देखो मारियो ऊपर तो जा ही रहा है, साथ में वो आगे भी बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, इन बटन से हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जो आपके बटन्स बने, अगर मैं ये ऊपर वाला और राइट वाला बटन, मैं तो ये करता था, आप भी शायद ये करते हो, इनको दोनों को एक साथ, अब तो जॉयस्टिक आ गई, ऐसे उछाल दिया, ये सब कर दिया, आपने ऐसे दोनों को एक साथ दबा दिया, तो इनका, क्योंकि आपको पता था, देखो बच्चों बचपन में वेक्टर हमको पता था, इनडायरेक्टली, मतलब हम जानते नहीं थे क्या कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर करते थे, वेक्टर एडिशन करते थे, क्या कि ऊपर वाली फोर्स जो मारियो को पैर से लगानी है और आगे वाली, उन दोनों को जोड़ दें तो ओवरऑल वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यही तो बच्चों, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, तो ओवरऑल किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, आगे या ऊपर नहीं होगा, वो इन दोनों का मिला के इस डायरेक्शन में। यही तो बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको मिल गया। कहोगे सर मारियो कौन सा रियल लाइफ, मतलब ये आपके हाथ में है तो रियल लाइफ में, गाड़ी के एक्सेलरेटर और खैर वो सब छोड़ो, ये समझ गए हो ना, ये छोटा सा मैं आपको समझाने के लिए बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये तो कहानी समझ गए कि भाई वेक्टर एडिशन क्यों करते हैं। अब बात आती है कि वेक्टर एडिशन करते कैसे। जैसे एग्जाम्पल तो देख लिया छोटा सा एक, वेक्टर एडिशन करने के बच्चों 2 तरीके हैं।
अब तरीके आप कोई एक नया खोज लेना तो वो तो भगवान ही मालिक है। दो तरीके कौन कौन से, एक ग्राफिकल मेथड, मतलब हम ग्राफ्स यूज़ करेंगे, लाइंस, ज्योमेट्रिक लाइंस और ये सब यूज़ करेंगे। एक आपका एनालिटिकल मेथड है, मतलब जिसमें हम थोड़ी मैथ लगाएंगे, गणित लगाएंगे, वो सब देखें। तो पहले बच्चों ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। ग्राफिकल मेथड जानने से पहले ये आपका ग्राफिकल मेथड, इसमें बच्चों दो नियम है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों क्या कहता है, पहले मैं इसकी अंग्रेजी पढ़ देता हूँ, इंग्लिश, फिर आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in same order, then their sum is represented by the third side of the triangle taken in opposite order of the first two vectors। अब ये आपको बात हो सकता है समझ में ना आई हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज लिखी हुई है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक ये वेक्टर ए बी है, ए से बी, मान लो ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ही लेके चलते हैं, अभी वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। उसको मैंने रिप्रेजेंट करा है, ए वेक्टर ऊपर लगा दिया, मतलब एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर बी सी है, एक ए बी है और एक बी सी, या उसको कह दें कि वेक्टर बी है, ठीक है, जो कि ए बी से, या कह दें एक्स, ये ए बी हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। यानी ए बी, ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, वो है थीटा। भाई सिंपल, ये ए है तो ये बी है और बीच का एंगल थीटा है, ये समझ गया आप। अब इनको हमको जोड़ना है, वहां तो परपेंडिकुलर था जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो सिंपल हमने क्या करा था, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, आंसर आ गया। यहाँ बच्चों करेंगे क्या, पहले हम ए बी को ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, ए बी डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 50 किलोमीटर, तो क्या बच्चों 50 किलोमीटर का पेज लाकर उस पर 50 किलोमीटर थोड़ा ड्रॉ करोगे, आप स्केलिंग करोगे। आप स्केलिंग क्या करोगे कि कह दोगे कि भाई मान लेते हैं 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन आपके कन्वीनियंस पे, और आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दोगे। बात समझे, आपने उसी डायरेक्शन में जिसमें ए बी एक्चुअली है उसमें एक लाइन खींची और एरो मार्क करा ए बी, ये दिखा दिया वेक्टर ए। ये विथ स्केलिंग, विथ स्केलिंग, यहाँ पर फिर मैं उस बात पर गौर दे रहा हूँ, विथ स्केल। स्केल मतलब जो आप जो भी चीज़ मानो, मैं अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। फिर बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने थोड़ी आगे बढ़ा दी ताकि ये जो वेक्टर बी है वो पता चले। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको दूसरा वेक्टर जो वेक्टर बी है उसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रखना है, क्योंकि देखो ये सेम ऑर्डर का मतलब बच्चों समझ रहे हो, सेम ऑर्डर मतलब अगर टेल से हेड ए में जा रहे हो तो बी में भी टेल से हेड जाओ, समझ रहे हो। तो टेल टू हेड, यहां पर भी वेक्टर बी को कैसे ड्रॉ करोगे, इसकी टेल लगाओ बी में और हेड ले जाओ उसी डायरेक्शन थीटा में। कौन सा थीटा, जो ए से डायरेक्शन बना रहा, आप यहां पर रखोगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यानी कि उसको हिंदी में से चांदा बोलते हैं, ये मैं दिखाता हूं, ये आप इसको लोगे यहां पर आप रखोगे और थीटा एंगल जो भी हो, मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है, आप वो जैसे यहाँ पर कुछ 48 डिग्री है आपने लिया और एक लाइन ड्रॉ कर दो कि मान लो बी आपका समझ लो 3 है, 30 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दोगे, ठीक है, और उसका हेड होगा सी, ये है सी। बात समझ गए। अब क्या करोगे, ए बी और बी सी आपने ड्रॉ कर लिया, तो जो लाइन ए और सी को मिला रही होगी वो होगा आपका रिजल्टेंट, क्योंकि ये एक क्लोज ट्रायंगल बना देगा। देखो ए बी सी, ट्रायंगल कौन सा बन गया बच्चों, ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया ए बी सी। तो जो साइड ए सी है, ए सी होगी बच्चों आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि मैंने फिर बताया जब आप दो वेक्टर को सेम टाइप की क्वांटिटी को जोड़ोगे और उन्हीं को घटा सकते हो, अलग अलग क्वांटिटी को नहीं। तो दो वेक्टर को जोड़ रहे हो तो तीसरा भी एक वेक्टर मिला, रिजल्टेंट, यानी उनका सम, वो होगा AC। और अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जरा गौर दो, ये जो आप AC को कनेक्ट करोगे वो अपोजिट ऑर्डर में करना। जैसे A to B गए तो पहले टेल फिर हेड, B to C गए पहले टेल फिर हेड। लेकिन A to C जब आप ज्वाइन करोगे तो ये मत कर देना कि यहाँ से टेल फिर हेड, आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये हो जाएगी टेल, मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है वो इसकी टेल हो जाएगी और लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो इसका हेड बन जाएगा। बात समझे। तो ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर सेम हो गया, ए बी ऐसे जा रहे, बी सी ऐसे जा रहे।
AC का ऑर्डर ऐसे नहीं होगा, देखो AB BC CA नहीं AC, इसका ऑर्डर टेल से हेड। बात समझ, ये बहुत सिंपल नियम है, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है चलो हमको रिजल्टेंट इसको हम मेज़र कर लेंगे, स्केल उठाएंगे क्योंकि हमने सब कुछ स्केल से नाप रखा है, इसको स्केल से मेज़र करेंगे और मान लो आ रहा है कुछ 9, मान लो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी 90 किलोमीटर आप चल दिए, जैसा भी आपने स्केलिंग कर रखी, तो ये रिजल्टेंट होगा। आप कहोगे सर इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? डायरेक्शन हम किसी रेफरेंस से बताएंगे कि भैया ए जो हमारी डायरेक्शन है ए वाली, उससे इतना एंगल, कितना एंगल अल्फा, तो हम यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर और ये अल्फा मेज़र कर लेंगे, तो देखो हमको रिजल्टेंट भी पता चल जाएगा और वो एंगल कितना मेज़र कर रहा है ये भी पता चल। तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, लास्ट वाली क्लोजिंग साइड मेज़र कर ली और हमको पता चल। यही है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप सब समझोगे। यहाँ पर बच्चों एक नोट लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देते हैं। इफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि एक ही प्लेन में आने वाले वेक्टर्स फॉर्म, यहाँ फॉर्म लिखा है, फॉर्म अ क्लोज्ड ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज 0। अब बच्चों देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन 2 तरीके के वेक्टर, 2 वेक्टर्स के लिए है, मतलब A और B। तीसरा वेक्टर है तो उसके लिए हम ट्रायंगल लॉ नहीं यूज करेंगे। ये बताना क्या चाह रहा है ये समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो बच्चों कोई एक ये वेक्टर है, ठीक है, A B, या इसको कह देते हैं वेक्टर A। एक ये वेक्टर है B C, या इसको कह देते हैं वेक्टर B। और एक और वेक्टर है, वो है ये, वो वेक्टर है C A, और इसको बोल देते हैं वेक्टर सी। अगर आप इनको हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ो जैसे ट्रायंगल में करते थे, क्योंकि यहाँ अभी कह दिया गया कि इन 3 का रिजल्टेंट निकालो, यानी हमको क्या निकालना है, A प्लस B प्लस C, ये निकालना है बच्चों। अब जरा इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने A भी ड्रॉ कर दिया, एक स्केल ले ली, A भी ड्रॉ कर दिया, यानी वेक्टर A ड्रॉ कर दिया। फिर B का जो हेड है उस पर दूसरे वाले वेक्टर की हमने क्या करी, टेल ड्रॉ करी, इस तरीके से ये हो गया वेक्टर B आपका, यानी BC। और ये जो CA है ये भी तीसरा वेक्टर है, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन ले लो, इसको यहाँ ले आए। और ये जब आप बनाओ और ये अगर क्लोज्ड ट्रायंगल बन गया गलती से भी, ये वेक्टर C है, तो क्लोज्ड ट्रायंगल का मतलब आप देखो A से चालू हुए आप, घूम फिर कर आप कहाँ आ गए, A पर ही तो आ गए। तो ये जो आपका AB प्लस BC प्लस CA, इनको जोड़ने पर AA मिल रहा है। AA मतलब क्या हुआ, A से चले और घूमकर A पर ही आ गए, तो इसका मतलब ये हो जाएगी। इसको मेज़र करोगे यार, मेज़र कैसे करोगे, तो 0 हो गया ना, उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा, यानी इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 वेक्टर। वेक्टर जरूर लगाना, डायरेक्ट 0 मत लिखना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जोड़ रहे हो तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज का सम 0 आ रहा है तो वो भी एक वेक्टर होना चाहिए, तो नल वेक्टर या 0 वेक्टर, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, जाकर देख लेना। यही ये पॉइंट लिखा रखा है। 2 वेक्टर के लिए तो आप लगा दोगे आराम से ट्रायंगल लॉ, लेकिन ये कह क्या रहा है कि अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर को ट्रायंगल, वो क्लोज ट्रायंगल बनाए दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनका रिजल्टेंट 0 है। बात समझ के कि नहीं, ये बताना चाह रहा था ये आप देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अभी तक जो मैंने बताया बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बच्चों पता नहीं किसके दिमाग में आया, क्या आया, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही थोड़ा मोड़ मार के लिख दिया गया है, बिल्कुल वही है बच्चों और कुछ नहीं। क्या है, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। If we have 2 vectors represented by the 2 adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction, then their sum is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through their common point. अब ये बच्चों अभी बोट एंड रिवर पे नहीं जाएंगे, क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। पहले बच्चों एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया भाई, बिल्कुल सही। अब कह क्या रहा है कि मान लेते हैं इसकी साइड्स इस तरीके से ABCD, ठीक है। अब कह ये रहा है कि अगर कोई 2 वेक्टर ऐसे हैं जो पैरेललोग्राम की 2 साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि एक ही पॉइंट पे हो, एक ही पॉइंट यानी पॉइंट A पर हमने लिया, एक वेक्टर है हमारा A, कैपिटल A, और इसी पॉइंट पे AD जो है वो किसी दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर B। तो ये थ्योरम कह रही है कि जो A और B का रिजल्टेंट होगा
वो ए और बी, ये जो डायगोनल होगा ए सी, वो रिप्रेजेंट करेगा। कैसे बच्चों, ये देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये जो रिजल्टेंट होगा आर ए और बी का, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, डायगोनल्स। यही बच्चों है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए और बी के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, तो रिजल्टेंट जो ए से डायरेक्शन होगी वो होगी अल्फा, मतलब ए से जो एंगल बना रहा होगा मान लेते हैं अल्फा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई ना भाई, कि अगर कोई दो साइड, पैरेललोग्राम की कोई भी दो साइड ए और बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सही बात। अब बच्चों वेक्टर में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर किसी वेक्टर को बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे हुए और बिना किसी डायरेक्शन को छेड़खानी करे, अगर मैं इधर उधर खिसका दूँ, उसको डिस्प्लेस कर दूँ, तो उस वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो भाई कहने का मतलब यह है कि जो ये ए बी है वो कहीं ना कहीं ये डी सी भी होगी, क्योंकि देखो हमने इसको उठाया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ये ए बी और डी सी ये इक्वल है, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर ए। उसी तरह ये ए डी और ये बी सी, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रख दूँ तो ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो अब जरा देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पॉइंट, इस पॉइंट ए पर एक वेक्टर बी जा रहा है, एक वेक्टर ए जा रहा है, तो इनको मिलाकर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और यहाँ पर ये जो डायगोनल है ए प्लस बी दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इन सी डी और ए डी को भूल जाऊँ, एकदम हटाओ, तो ये कहीं ना कहीं देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो बना हुआ है। जरा ध्यान देना बच्चों, ये देखो यहाँ पर आओ जरा, कहाँ पर, ए सी बी में, तो ये देखो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर आपका आर यानी ए प्लस बी, ये एंगल बना रहा है इससे अल्फा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अगर यहाँ पर मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये थीटा, तभी तो ये थीटा होगा। बात समझ गए। तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बात समझ गए कि नहीं। पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ आर इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं इतने को ले लूँ तो ये ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो गया, ये पैरेलल। अब आप कहोगे सर तो फिर पैरेललोग्राम क्यों लेके आए। अरे लेकर इसलिए आए क्योंकि इससे थोड़ा मैथमेटिक्स आसान हो जाती है, और कुछ नहीं बच्चों, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक ये चीज़ दे रखी है, बोट एंड रिवर कॉन्सेप्ट। बोट एंड रिवर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये बहुत आसान है और आपको समझ में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली दिखेगा। मान लो ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और इसके दो किनारे हैं, एक ये, इधर आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, इधर मैं खड़ा हूं, ए और बी। अब आप कहोगे सर रुको मैं आ रहा हूं, पढ़ने आ रहा हूं। आप यहां से कहोगे हाँ, मैं कहूंगा हाँ आओ आओ आओ। नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मान लो इसका कुछ वेलोसिटी होगी वी आर यानी रिवर की वेलोसिटी। आप क्या करोगे, मस्त अपनी नाव उठाओगे और चल दोगे, मेरी तरफ ऐसे बढ़ने लगोगे। लेकिन आप मेरी तरफ नहीं पहुंचोगे, आप कहीं यहां पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी तो है, मान लो आप ए हो तो वेलोसिटी ए, लेकिन रिवर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो दो वेलोसिटी ऐड होंगी, वी ए प्लस वी बी नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होगा। कैसे होगा, ये वी आर है और ये क्या है, वी ए, तो जो टोटल आपका रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, वो कहीं ये आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। वैक्टर जरूर लगाना बच्चों, वेक्टर नहीं लगाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, ये देखो आप आ तो मेरी तरफ रहते, लेकिन आपको पानी की भी वेलोसिटी झेलनी पड़ रही है जो रिवर में, तो आप कहीं यहां पहुंच जाओगे, ये इस पॉइंट पर, फिर मुझे दौड़ के आना पड़ेगा, रुको रुको मैं आ रहा हूं पढ़ाने। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये बच्चों बोट, इस पर हम लोग बहुत से क्वेश्चन भी लगाएंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तब। अभी मैंने बस ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बताया। बात समझ, इसको देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बच्चों हो गया आपका पैरेललोग्राम। ये है बच्चों एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ। देखो बच्चों जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ निकला है वो पॉलीगन लॉ के ही बच्चे हैं, छोटे छोटे। बात समझो, पैरेललोग्राम लॉ टू वेक्टर के एडिशन के लिए यूज होता है, ट्रायंगल लॉ वो भी टू वेक्टर के एडिशन। अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर है, मतलब 3 4 5 जो भी है, तब क्या होगा, तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास इतने 4 5 वेक्टर है। मान लो एक वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर बी है, एक ये वेक्टर सी है, और क्या है, और भी बनाना है, चलो एक वेक्टर डी भी बना दो, एक वेक्टर ये डी। अब मैं कहूँ आप इनका रिजल्टेंट बताओ, ये पॉइंट ओ से
इधर उधर जा रहे हैं, रिजल्टेंट बताओ। तो आप कह दोगे बहुत सिंपल है, हम इनको स्केल मान लेंगे। मान लो ये फोर्सेस हैं, ये केस फोर्स में देखे जाते हैं। मान लो एक ही पॉइंट पे, मान लो एक आपके पास यहाँ पर, मैं एक यहाँ पर कील गाड़ दूँ, नेल, ठीक है। अबे स्क्रीन में नहीं गाड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। उससे दो चार रोप अलग अलग बंदों को पकड़ा दूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, और उनसे कह दूँ खींचें चारों तरफ। तो देखो एक ही पॉइंट पर 4 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही। तो ओवरऑल वो जो निडल, वो जो नेल है, वो खींच के किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इनको मैं कैसे जोड़ूंगा? बहुत सिंपल है। पॉलीगॉन लॉ क्या कहती है? इफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ही है, बस 2 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए। कैसे बच्चों? पहले हम ए को ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ हो गया। फिर हम क्या करेंगे? ए के हेड पर ये दूसरा वेक्टर ले लेंगे, बी की टेल रखेंगे और वेक्टर बी ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर बी के हेड पर क्या करेंगे? इसको मैं थोड़ा बच्चों नीचे बनाता हूं, वरना जगह नहीं बचेगी तो ये बन नहीं पाएगा। देखो बच्चों, पहले हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए, दिख रहा है बच्चों? दिख ही रहा होगा। फिर वेक्टर ए, ये जो हेड है, इस पर बी की टेल रखेंगे, ये ड्रॉ कर देंगे वेक्टर बी। फिर क्या करेंगे बच्चों? बी के हेड पर सी की टेल रखेंगे, बिल्कुल एक के बाद एक। तो ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर सी, और सी के हेड पर हम रखेंगे डी की टेल और वेक्टर डी ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास कितने वेक्टर हो गए बच्चों? ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, और ये हो गया वेक्टर डी। अब क्या है ट्रायंगल ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हम अगर ए की टेल को और बी डी के हेड को, मतलब पहले वाले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड, उनको एक लाइन से जोड़ दें, तो ये जो आपकी लाइन होगी ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बस बच्चों ध्यान क्या रखना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि जो लास्ट वाला वेक्टर बना ना, उसको बच्चों ऐसा ना हो कि आप इसी डायरेक्शन में ऐसे एरो बना दो, अर्थ का अनर्थ। अब रिजल्टेंट तो दिखा रहा है इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये बात सही भी है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। हर बंदा अगर ऐसे ऐसे रस्सी खींच रहा है उधर उधर, तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगी वो कहीं इधर ही जाएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो चली नहीं जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बात समझ? तो ये रिजल्टेंट भी वही दिखा रहा है आपको कि ये देखो फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में लग रही है ऐसे। इसकी टेल, पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, उसको कनेक्ट कर दे। अब ये तो आप जान गए। एक चीज बच्चों और ध्यान रखो, वो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वो एक प्रॉपर्टी भी है वेक्टर एडिशन की, कि यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता है। मतलब आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ना कर कर, मान लो हम पहले ए और सी को जोड़ दें, मतलब ए के बाद डायरेक्ट सी को बना दें, फिर हम डी को बना दें, फिर बी को जोड़ दें, तो वो सब सेम आएगा। ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। ये आप समझ गए होंगे, ये पॉलीगॉन लॉ है, ठीक है बच्चों? उसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो नोट, पहला वाला तो मैंने बता ही दिया कि सीक्वेंस ऑफ एडिशन डजंट अल्टर द रिजल्टेंट। मतलब पहले ए बी सी डी लाइन से जोड़ दो, या पहले ए ड्रॉ करो फिर डी ड्रॉ करो, फिर ओवरऑल वही पॉलीगन बनेगा जो बन रहा है। बात समझे? पॉलीगन थोड़ा इधर उधर, रिजल्टेंट आपका वही आएगा। इफ द वेक्टर्स आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड पॉलीगन, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। मतलब आप मान लो ड्रॉ करते करते एक ऐसा पॉलीगन बन जाए कि आपको लास्ट वाला रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह ही ना मिले। जैसे ट्रायंगल लॉ में मैंने बताया कि अगर 3 वेक्टर को ड्रॉ करो और वो एक क्लोज ट्रायंगल बना दे, तो आप घूम फिर कर ए से स्टार्ट करोगे और ए ही पर आ जाओगे, तो रिजल्टेंट तो जीरो हो गया ना। वही ये कह रहा है। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये है एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी मान लेते हैं, ठीक है? और ए से बी, ये बी गया, ये सी गया, हाँ ये वेक्टर डी। अब बच्चों इसको जरा पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ए ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ ए ड्रॉ करा कुछ स्केल पे। फिर हमने क्या ड्रॉ करा? बी ड्रॉ करा। फिर बच्चों हमने क्या ड्रॉ करा? सी ड्रॉ करा। और फिर हमने क्या ड्रॉ कर दिया?
डी ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों डी जब हमने ड्रॉ करा तो देखा डी तो घूम फिर कर उसका जो हेड है वो ए के टेल से मिल गया आके। अब यहाँ रिजल्टेंट के लिए जगह ही नहीं मिली कोई क्लोज, ये तो पूरा पॉलीगन अपने आप ही क्लोज हो गया। तो यानी ए ए इनका रिजल्टेंट क्या मिल गया, ए ए घूम फिर कर ए ए पर आ गए, ये हो जाएगा जीरो, जीरो वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो कभी भी वेक्टर को जोड़ने जा रहे हो और वो वेक्टर खुद ही में एक क्लोज्ड लूप बना दे, चाहे वो ट्रायंगल हो और पैलोग्राम हो या कोई एक पेंटागन हो, हेक्सागन हो, वो डिपेंड करता है कितने वेक्टर, तो आप जान जाना कि उसका रिजल्टेंट जीरो है। बात समझ गए, ये वही लिखा हुआ। आगे बढ़े बच्चों। देखो बच्चों ग्राफिकल मेथड देख लिया आपने, अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड। क्योंकि बच्चों होगा क्या कि आप एग्ज़ाम में अगर मान लो, हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में अगर आप स्केल लेके बैठ गए तो 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। हालांकि होता बहुत आसान है लेकिन टाइम लगे। तो दिमाग, हम हमेशा दिमाग लगाते हैं कि हम आलसी बन जाएं। आलसी बन जाए मतलब हम कुछ ऐसा निकाल के लाएं कि हमारा टाइम भी कम लगे और एनर्जी भी कम लगे। तो हम एनालिटिकल मेथड करते हैं, मतलब गणित लगाते हैं कि गणित क्या है इसके पीछे की। देखो बच्चों पहले पैरेललोग्राम लॉ पर हम फिर से जाते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम बन रखा है, मान लेते हैं इसको हम फिर से वही ए बी सी डी। अब पॉइंट ए पर दो वेक्टर, यानी कि पैरेललोग्राम की दो साइड ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड। पैरेललोग्राम लॉ में यही तो लिखा था कि अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट, अपोजिट साइड नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड तो एक ही वेक्टर को दिखाएंगे, एडजेसेंट यानी एक के बगल वाली दूसरी साइड, वो दो वेक्टर्स को दिखाएं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल दिखाएगा, ये हमको पता है। तो ए बी मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है और ए डी आपका एक वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए सी और वो होगा आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। बिल्कुल सही बात, ये तो जानते हो। अब मान लेते हैं वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और जो हमने डायगोनल खींचा वो एंगल ए से बना रहा है अल्फा, क्योंकि भाई हम वेक्टर के बारे में बताएंगे तो रिजल्टेंट कितना डायरेक्शन बता रहा है वो भी तो हमको बताना पड़ेगा, रिजल्टेंट कितना डायरेक्शन बना रहा है। अब फिर हम यहाँ पर अपना वही सारा दिमाग लगा देंगे कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, तो हम अगर इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर दें तो डी सी जो है, डी टू सी ये भी वेक्टर ए होगा और बी टू सी ये वेक्टर बी होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल। तो हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी, सी डी नहीं डी सी, और वेक्टर बी क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू बी सी। बिल्कुल सही बात। अब बच्चों यहाँ पर हमको, अगर मैं बी से इस पॉइंट को आगे बढ़ा दूँ, मान लेता हूँ ये पॉइंट है, मान लो ई, मान लो इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ई है, और सी से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पर एक्सटेंड, ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये देखो ये लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल सही बात। अब बच्चों रिजल्टेंट पता करना है, बहुत आसान है। जरा ये ट्राइंगल देखो, एक बड़ा ट्राइंगल बन गया ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई, राइट एंगल ट्राइंगल, बात समझो। तो हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो इन ट्राइंगल ए ई सी लिखो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, इन यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे राइट एंगल बना दिया ए ई सी, क्या है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब आर की वैल्यू, ये लेंथ कितनी होगी, ए सी लेंथ कितनी होगी। तो ए सी है आपका आर, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एरो नहीं लगाया तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है मैग्नीट्यूड। बात समझ गए, एरो लगाने का मतलब डायरेक्शन भी है, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने ऐसे ना प्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट करा है, मतलब ये लाइन नहीं खींची, आर स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड। अभी हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ बच्चों जरा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ देखते हैं बच्चों, AC हो गया R, CE बच्चों क्या होगी और BE क्या होगी वो अभी हम आपसे बात करते हैं। AB बच्चों क्या होगा, AB, अभी हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वेक्टर एरो पे मत जाओ। AB क्या होगा, AB होगा A, बिल्कुल सही बात। A क्यों होगा, देखो एरो नहीं मारा, A यानी मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात, ये लेंथ A है। अब जरा इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल CEB, इसमें बच्चों जरा एक काम करो, साइन थीटा लगाओ। तो साइन थीटा बच्चों क्या होगा, जरा देखो, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, देखो बच्चों इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, CBE, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि CE अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि ये BC, और BC क्या है, BC देखो, BC ये है वेक्टर B, तो BC क्या हो जाएगी, वेक्टर नहीं लगा रहे यानी कि B का मैग्नीट्यूड सिर्फ B, तो ये B हो जाएगा। तो CE क्या आ जाएगा बच्चों, B साइन थीटा। यहाँ बच्चों मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, मैं लास्ट फिर से बता रहा हूँ कि एरो ना लगाने का मतलब है कि सिर्फ हमको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब, भाई एरो क्यों लगा रहा हूँ, मैं वेक्टर दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं ना कि AC की लेंथ कितनी, यानी R की वैल्यू कितनी, डायरेक्शन तो हम अभी निकाल ही लेंगे। तो बच्चों AB हमको पता चल गया A है, और BE बच्चों क्या होगा, BE देखते हैं क्या है बच्चों, इसी ट्राइंगल में अगर मैं कॉस लगा दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका BE और BC क्या है B, तो बच्चों BE की वैल्यू क्या आ जाएगी, BE की वैल्यू आ जाएगी B कॉस थीटा, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, देखो बच्चों BE की वैल्यू B कॉस थीटा, BE की वैल्यू B कॉस थीटा, तो AB आपको पता चल गया, BE आपको पता चल गया, AB इक्वल टू A और BE हो जाएगा B कॉस थीटा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अभी बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इनको अलग कहीं रख लो, CE और BE, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर, CE आपका क्या है, देखो CE है आपका B साइन थीटा, तो CE कर देते हैं जरा बच्चों, B साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस AE क्या होगा बच्चों, AE होगा AB प्लस BE, होगा कि नहीं बच्चों, ये पूरी लेंथ क्या होगी AB प्लस BE, इसको लिख लेते हैं बच्चों। तो AB क्या है A, अभी हमने निकाली, और BE क्या है B कॉस थीटा, उसका स्क्वायर, ठीक है। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, तो ये बच्चों आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसको मैं प्रॉपर अरेंज अगर करूं, यहाँ पर देखो A प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो। इसको ओपन करो बच्चों, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, A प्लस ये पूरा B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2A और ये हो गया B पूरा, तो 2AB कॉस थीटा, यही तो बच्चों, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब B वाले A वाले सब एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें B स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, क्योंकि हमने B स्क्वायर थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया इन दोनों प्लस 2AB कॉस थीटा, यही तो आर स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, देखो A स्क्वायर। अब आपको पता होगा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट बच्चों क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, अगर है R तो उस पर बस ऐसे 2 लाइन खींच देनी यानी मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये बच्चों आपका आंसर है कि अगर आपको 2 क्वांटिटी दे रखी हैं, 2 वेक्टर क्वांटिटी, उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाओगे और आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड, लेकिन
वो किस डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन तो किसी रेफरेंस से ही बताओगे ना। मैं मान लो ए बी से डायरेक्शन बता रहा हूँ, यानी कि वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए से अगर अल्फा ऊपर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है ना कि अगर क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे सुई जो क्लॉक की होती है कांटे, वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अल्फा जो है ए से रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, बात समझ रहे हो, ए से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा बच्चों कैसे पता चलेगा, ये बहुत सिंपल है। इस ट्राइंगल में ये जो आपने ए सी सी ई और ये ए ई ट्राइंगल लिया था, ये येलो वाला, इसमें आप tan अल्फा लगाओ। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इन फिर से इन ट्राइंगल ए ई सी tan अल्फा यानी कि ये tan अल्फा यानी कि सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई। तो बच्चों सी ई क्या है, सी ई अभी हमने कैलकुलेट करी, सी ई है आपकी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये देखो यहाँ पर है, और बी ई क्या है, बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी बी साइन थीटा अपॉन ए ई क्या है, ए ई अभी हमने निकाली, यहाँ पर देखो ए प्लस बी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ए ई है ए बी प्लस बी ई, और ए बी आपका ए है, बी ई आपका बी कॉस थीटा है, तो वही रख देना है आपको, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ अच्छे से तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका बच्चों डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। देखो कितना आसान है, अगर आपको ए बी और थीटा दे रखा हो, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी और थीटा दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। डायरेक्शन ए से अगर निकालनी है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और वो कहाँ से आया, वो इस ट्राइंगल से। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाई है पहले, क्योंकि मुझे इस वाले ट्राइंगल में सिर्फ ए पता था और बी पता था, लेकिन मुझे ए सी ई में भी ये साइडें पता करनी थी। तो ए सी ई में मैंने एक साइड बताया, एक एंगल बताया, तो साइन थीटा लगाया मैंने, तो ये पता चल गया, कॉस थीटा लगाया मैंने, तो ये पता चल गया। अब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, बहुत सिंपल। इसको याद करने का क्या तरीका है, आर तो बच्चों याद हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, बस कॉस थीटा आपको जोड़ देना है 2ab के साथ अंडर रूट में। एंगल अल्फा, अब बच्चों मैं कैसे याद करा था आपको भी, क्योंकि देखो वहां बच्चों आप डिराइव नहीं करने लगोगे, अगर भूल जाते तो करना ही पड़ेगा। मैं कैसे याद करा था समझो, जिसके साथ आपको रिजल्टेंट देखना है कि किस डायरेक्शन में, ए से देखना है किस डायरेक्शन में, अल्फा किससे एंगल बना रहा है, ए से, उस वाले वेक्टर को छोड़ो, उसके दूसरा वाला वेक्टर पकड़ो। तो दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी, उसका साइन ऊपर यानी कि बी साइन थीटा अपॉन जो वेक्टर आपने छोड़ रखा है वो यानी कि ए प्लस बी का कॉस थीटा, यानी उसी वेक्टर का कॉस थीटा। तो यहां पर देखो वही लिखा हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू जिससे एंगल बना रहा है ए से, उसको छोड़ दो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, ये याद भी हो गया होगा आपको। मैं चाहता हूं बच्चों ऐसा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको याद भी रहेगा हमेशा, बात समझ गए। तो देखो हमने दोनों चीज़ें पता कर ली, इसको एक बार देख लो बच्चों, ये दोनों बच्चों अपने दिमाग में रखना कि आर क्या होगा और ये। अच्छा बच्चों आर को लिखोगे कैसे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे लिख दोगे। जब भी बच्चों ऐसी इक्वेशन देखना तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेक्टर के नियम लगेंगे। वेक्टर का नियम यानी कि ये डायरेक्टली हमने नहीं जोड़ा है, हमने जोड़ा ऐसे, ऐसे जोड़ा है इसको, ऐसे सम करा है इसका, ऐसे रिजल्टेंट निकाला है, बात समझ गए। वेक्टर आर का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आएगा ये, और उसका एंगल क्या होगा ये, बात समझ गए। ये दोनों बच्चों ध्यान में रखना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों ये कुछ केसेस हैं, जैसे आपने फॉर्मूला तो लगा लिया, निकाल लिया आपने, अब इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं कैसे। क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों पैरेलल है, ये ए है मान लो, ये बी है, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा होता है 0, यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा 0। तो आर क्या होगा, आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0।
और cos 0 डिग्री क्या होता है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 1, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो r आ जाएगा बच्चों, ये होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो ये बाहर आ जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ बच्चों मैं आपको क्या बताना चाह रहा था ये समझ जाओ बस, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किन्हीं दो वेक्टर को ऐसे जोड़ो कि उनका सम जो है वो मैक्सिमम आए, तो आप कुछ ना करो, उनको पैरेलल में लाके जोड़ो। अगर वो पैरेलल है, जैसे एक वेक्टर ये मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है और एक 10 न्यूटन का फोर्स है, और मैं आपसे कहूँ कि इसका वो रिजल्टेंट बताओ जो बॉडी पे मैक्सिमम इफेक्ट डालेगा, या वो डायरेक्शन बताओ जिससे ये बॉडी पर अप्लाई करे जाए और बॉडी पर मैक्सिमम इफेक्ट डाले, यानी फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो आप कहोगे कि एक काम करिए सर, आप 5 न्यूटन का जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का भी फोर्स लगाइए, तो वो ऐड हो जाएंगे और वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देंगे। बात समझे? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा, वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। बात समझ गए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये मैक्स इज इक्वल टू ए, वेक्टर लगाओगे तो यहाँ मॉड लगाना, देखो वही बात है, या तो आप दो डंडे खींच दो मैग्नीट्यूड बताने के लिए, या तो खाली लेटर लिख दो। तो मुझे ये सिंपल लगता है इसलिए मैंने ये लिख दिया, प्लस मॉड, बहुत सिंपल है, ये आप समझ भी गए होगा। अब इसी का बच्चों दूसरा केस देखो, कह दो सर मैक्सिमम तो पता चल गया, यानी कि अगर ये एक पॉइंट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इसी डायरेक्शन में मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, मान लो 5 न्यूटन का, सॉरी अभी मैंने आपको 5 बताया ना, तो 5 ही एग्जाम्पल लेते हैं, 5 न्यूटन, और मैं आपसे कहूँ बताओ कि इस पर मैक्सिमम इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँ, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा दूँ तो 15 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि और किसी डायरेक्शन में आप जोड़ के देख लेना, मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो ये जो आएगा इसका रिजल्टेंट वो 15 न्यूटन से कम होगा। ये मान लो 5 न्यूटन यहाँ पर है, तब भी कम होगा, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओगे 15 न्यूटन से कम ही आएगा। तो पैरेलल में एक लाइन में जोड़ दोगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो सिंपल से मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है बच्चों, बस आप ये ध्यान रखना, दो वेक्टर्स का सम मैक्सिमम कब होगा, जब वो दोनों पैरेलल हो एक डायरेक्शन में। हाँ समझ। दूसरा क्या है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वो एक अगर ए इस डायरेक्शन में तो बी आपका इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट है जिस पर ये एक्ट कर रहा है, तो यानी थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, यानी कि पाई रेडियन। ये आपको पता भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री में बात करी थी हमने, 180 डिग्री यानी कि 1 पाई रेडियन, पाई 180 की वैल्यू पाई होती, पाई रेडियन, ये डिग्री में, ये रेडियन में आ जाएगा। ये देखो 180 बन जाएगा कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी पता है, उसके बीच का एंगल है, ये लगा देते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। क्यों बच्चों, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको मैंने बताया भी था, कॉस पाई या कॉस 180 की वैल्यू, कॉस इवन पाई या ऑड पाई क्या होता है बच्चों, ये होता है -1। कॉस, सॉरी मैं क्या बोल गया, कॉस ऑड पाई क्या होता है -1, और कॉस इवन पाई यानी कि मान लो ये 2 पाई होता तो उसकी वैल्यू होती +1। ये आपको पता भी है, नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर देख लेना बच्चों, कभी मैथ नहीं परेशान करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा -2ab आ जाएगा कि नहीं, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a माइनस बी, यही तो। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि अगर आपसे कोई कहे कि दो वेक्टर हैं, आपको दे दिया जाए मैग्नीट्यूड, उनको इस तरह से जोड़ो कि उनका रिजल्टेंट मिनिमम आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े वाले से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देना। बात समझे। तो आर मिनिमम, आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो a माइनस बी, ये समझ गए। तो हमको दो कंक्लूजन पता चले, क्या कि मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 0 होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे।
और मिनिमम कब होगी, जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और होगा कितना, a माइनस बी, वहाँ पर a प्लस बी। बात समझ, बहुत सिंपल से केस थे, इसको देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ हैविंग, ये क्या अंग्रेजी लिखा है यार, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो। बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मान लो वेक्टर, एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है जो कि a के बराबर ही है, तो दोनों वेक्टर आपके a हो गए। तो r पहले निकालते हैं, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह फिर से a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a कॉस थीटा। अभी हमको नहीं पता, थीटा कुछ भी हो सकता है ना, बस वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर। मान लो a इस डायरेक्शन में एक है, दूसरा वाला इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम, तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यही तो। अब एक काम करो बच्चों, इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से बच्चों a स्क्वायर जो अंडर रूट में है, a बाहर ले लो, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो हम इस इक्वेशन को और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों कि कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़ा है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अगर यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ देखो उसका आधा हो गया थीटा, अगर मैं ऑलरेडी आधा ले लूँ यानी कि कॉस थीटा ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। जब यहाँ 2 थीटा है तो उसका आधा हो गया थीटा, तो जब थीटा लोगे तो उसका आधा क्या होगा, थीटा बाई 2। ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूँ यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखो r इज इक्वल टू a 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही तो। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, a, ये बच्चों मैं यहाँ पर रब करे दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कहीं लिख दूंगा, a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करो, 2 2 ज़ा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये देखो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये कैंसिल हो गए, बचा क्या बच्चों, a ब्रैकेट में 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये कितना आसान हो गया, इसको बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है बच्चों। अब ये पूरे का स्क्वायर अंडर रूट में, इसको बाहर ले लो, तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। देखो बच्चों ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचो कि सर क्या ये भी केस याद रखना पड़ेगा क्या, कि सेम अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट क्या हो। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप वहाँ पर ये तो 2 मिनट में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब गणित लगा भी दिया, आप तो वहाँ तुरंत लगा लोगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। लेकिन अभी यहाँ पर एक झमेला है झमेला यानी कि भाई ये रिजल्टेंट तो पता चल गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इन द सेंस मान ली ये वेक्टर एक a है और ये वेक्टर ये भी a है, इसके बीच का एंगल तो थीटा पता है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट आ रहा है r, ये एंगल कितना बना रहा है अल्फा, तो ये तो बच्चों हमको बड़ी आसानी से पता है। tan अल्फा क्या होता है बच्चों, tan अल्फा यानी कि b साइन थीटा, b इस वक्त a ही है तो हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन, अभी हमने कैलकुलेट अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, तो b तो a ही है यहाँ पर a कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन को भी बच्चों हम और सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऊपर a और नीचे भी a कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा बच्चों साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चों। देखो मैं इसको थोड़ा सॉल्व और करा के दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों मैथमेटिक्स तो आप लगा ही लोगे यार, 20-20 लेक्चर पढ़ लिया तुम लोगों ने, इतना ज़्यादा तुम ज्ञानी हो गए हो। अपॉन 1,
अब बच्चों ये जो कॉस थीटा लिखा था इसको फिर से वही लिख दो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो देखो ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे आपने कॉस में फॉर्मूला लगाया वैसे साइन में फॉर्मूला लगाओ। साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा होता है, आप याद करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है। लेकिन अगर यहाँ दुगना एंगल है तो यहाँ आधा आधा हुआ जा रहा है, तो अगर ऑलरेडी आप साइन थीटा आधा ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही तो हो जाएगा बच्चों। ये वैल्यू जरा आप इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बच्चों कट जाएगा, और देखो ये कॉस थीटा बाई 2 और ये एक पावर कट जाएगी क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना। देखो बच्चों कॉस एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स से एक पावर कट जाएगी, ये बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है टैन थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा बाई 2। तो टैन अल्फा अगर टैन थीटा बाई 2 के बराबर आ जाए तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर इसका इन्वर्स लोगे यानी ये टैन उधर जाएगा तो अल्फा आ जाएगा थीटा बाई 2 के बराबर। ये रिजल्ट मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने इतनी गणित लगाई। क्या लगाया कि अगर दो वेक्टर बराबर के हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये जोश जोश में कुछ ज़्यादा ये स्टार मार दिया हूँ, ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये भी ए है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। देखो यही तो बता रहा है, थीटा बाई 2 से, यानी अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2, ये आधा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल का आधा, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा इक्वल वेक्टर का वो उनके एंगल के आधे से पास होगा। ये आपके दिमाग में रहेगा ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, नहीं होगी तो तुम तो यार इतना सब जानते हो, तुरंत सॉल्व करके निकाल देना। बात समझ गए कि ये बच्चों देख लो एक बार, इसको लिख भी लो, कहीं नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताना चाह रहा है, बात समझो। पहला है बच्चों वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। आपने अगर सेट थ्योरी वाले लेक्चर नहीं देखे बेसिक मैथमेटिक्स में तो मैं बता देता हूँ क्या है। बेसिक अलजेब्रा में कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब सीधा है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो एडिशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो सेम है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, यही तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। ए अगर दो वेक्टर हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये ए है एक वेक्टर और ये एक वेक्टर बी है, तो अगर आप पहले ए ड्रॉ करो और फिर बी ड्रॉ करो, ये ए ड्रॉ करा ये बी ड्रॉ करा और इसको जोड़ने के लिए हमने क्या करा है, ऐसे ये एक रिजल्टेंट दिखा दिया ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी है, तो ये देखो रिजल्टेंट वही लेंथ है कि इस डायरेक्शन में। अब ये क्या कहता है कि अगर आप बी पहले ड्रॉ करो, पहले आपने बी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और फिर ए ड्रॉ करो, बी के हेड से ए की टेल, देखो उसी ऑर्डर में ए ड्रॉ, तो इस वक्त भी जो रिजल्टेंट होगा यानी पहले वाले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड आर, ये हो जाएगा बी प्लस ए। देखो दोनों ही एक जैसा दिख रहा होगा, ये देखो इसकी लेंथ क्योंकि ये तो मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है, जब आप करोगे ना सॉल्व तब भी सेम है। देखो डायरेक्शन भी सेम आ रही है, ये डायरेक्शन भी सेम आ रही है और मैग्नीट्यूड भी सेम आ रही है, तो कम्यूटेटिव होता है वेक्टर का एडिशन। वो आप ग्राफिकल मेथड से देख भी सकते हैं कि पहले मैंने ए ड्रॉ करा फिर बी ड्रॉ करा तब भी रिजल्टेंट वही आ रहा है, पहले मैंने बी ड्रॉ करा फिर ए ड्रॉ तब भी रिजल्टेंट वही आ रहा है। बात समझ गया, ये बहुत सिंपल है, कम्यूटेटिव होता है वेक्टर का एडिशन, ये देख लो एक बार। दूसरा क्या है बच्चों, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। पहला तो आपने पढ़ा कि कम्यूटेटिव होता है, दूसरा क्या है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, जरा देखो बच्चों, मान लो तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो अगर मैं ए को बी और सी में जोड़ूं यानी कि बी प्लस सी पहले कर लिया एक ब्रैकेट में, और अगर इस ब्रैकेट को इधर ले आऊं यानी कि पहले मैं ए प्लस बी को जोड़ लूं उसके बाद इसको मैं सी में जोड़ूं,
तो ये दोनों सेम रहेगा भाई, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहले मान लो मेरे पास 3 नंबर है, यहाँ पर वो सेम कॉन्सेप्ट ऑर्डिनरी अलजेब्रा वाला चलता है क्या, कि मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, तो अगर मैं 5 और 2 को पहले जोड़ दूं और 3 में जोड़ूं फिर तो 10 आएगा, या मैं 3 और 5 को जोड़कर 8 ले आऊं फिर 2 में जोड़ दूं तब भी 10 आएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ग्राफिकली बच्चों समझते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। क्या कि जैसे ये कुछ मैंने यहाँ पर नेट बना रखा है, ये नेट नहीं है बच्चों, क्या है कि मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, और ये जो एक इसके हेड से इसके टेल जहाँ तक जा रही है, इसके हेड से ये टेल जुड़ी हुई है वेक्टर बी की, और एक वेक्टर है जिसकी टेल बी के हेड पर है, ये वेक्टर है सी, ठीक है, ये बी, ये सी। अब देखो बच्चों क्या है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं तो ये एक वेक्टर ए, बी की टेल ए के हेड से जुड़ी, ये अगर मैं ए की टेल में बी का हेड ऐसा ज्वाइन करते हुए एक लाइन डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी हुआ। अब देखो ए प्लस बी ये एक लाइन हो गई, यानी कि एक वेक्टर आ गया, और इसके हेड से सी की टेल जोड़ दी तो ये मिलाकर ये यहां पर पहुंचा। अब मैं अगर ए प्लस बी वाले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड जोड़ दूं तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी वाला प्लस सी, देखो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो आया है ये इसके बराबर कैसे आएगा। ये देखो इंटरेस्टिंग क्या है, जरा बच्चों ये वाला ट्रायंगल देखो, अगर मैं b के हेड से c की टेल जोड़ रहा हूं तो अगर मैं पहले वाला वेक्टर यानी b को पहला वेक्टर मानूं, क्योंकि यहां पर b प्लस सी है, तो अगर b में c को जोड़ना है तो b की टेल से c के हेड तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा b प्लस सी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये एक लाइन b प्लस सी हो गई, ये एक लाइन a हो गई, ए के हेड से b प्लस सी की टेल जुड़ी है, तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना हो तो क्या होगा, ए की टेल यानी फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड, इसको जोड़, देखो तब भी घूम फिर के उसी पे आ रहे हैं, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो दोनों केसेस में हम एक ही डायरेक्शन और एक ही मैग्नीट्यूड पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वही तो बता रहा है। यानी अगर मैं इन दो ट्राइंगल को अलग अलग बना दूं तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ जाओगे। ये A है, ये B है, तो ये A प्लस बी हो गया, ठीक है, और इसी A प्लस बी में मैंने C जोड़ दिया, तो ये हो गया बच्चों A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी। और दूसरा वाला केस क्या था बच्चों, मैंने पहले B ड्रॉ करा, फिर C ड्रॉ करा, ये b प्लस सी था ही, है कि नहीं, और a तो पहले से ही ड्रॉ था, ये इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अरे दोनों केसेस सेम है, देखो वहां पर भी सेम दिख रहा था, उसको मैंने सेपरेटली बना के दिखा दी, ठीक है, इसको देख लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, एडिशन समझ गए हो, तो सब्ट्रैक्शन है क्या, जैसे मान लो एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा लेते हैं, अगर आपको 5 में 2 घटाना है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि मान ले अगर हमको a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में माइनस का, और किसी वेक्टर से पहले माइनस का मतलब होता है क्या, अपोजिट वेक्टर, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर दो, अगर वो इधर जा रहा है तो अब वो इधर जाने लगेगा, बस यही होता है। तो पहले तो बच्चों सब्ट्रैक्शन की ग्राफिकल टेक्निक देख लेते हैं, वही है बच्चों ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। बस हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे बच्चों ये था, क्या था, ये वेक्टर एक, इसको मैं थोड़ा सही से बनाता हूँ। देखो बच्चों ये जैसे कि मान लो एक वेक्टर है a, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर है ये है b, और हमको निकालना है a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी निकालना होता तो मैं क्या करता, इसकी टेल इसके हेड पे रख के जोड़ देता। अब माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस बी का बच्चों सीधा सीधा मतलब होगा अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स करता हूँ, बस ये इधर जा रहा था तो अभी इधर जाने लग रहा है, ये हो जाएगा माइनस का b। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब हम a और माइनस बी को जोड़ देंगे, तो पहले मैंने a ड्रॉ कर दिया, देखो a ड्रॉ कर दिया, a की हेड से
बी की टेल जोड़ दी, किसकी टेल, बी की नहीं, माइनस बी की, क्योंकि बी की टेल जोड़ोगे तो उधर चला जाएगा, ये माइनस बी की टेल जोड़ दी मैंने। और फिर लास्ट वाला वेक्टर क्या था, जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ए का इनिशियल और बी का फाइनल, मतलब ए का ये वाला पॉइंट और बी का ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर ए माइनस बी, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस का बी, या इसको लिख दो डायरेक्टली ए माइनस बी, माइनस बी। बात समझ गए? करना कुछ नहीं है, बस जिस वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो उसके पहले आप क्या करो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, और उसमें जैसे ट्रायंगल लॉ लगाते थे वैसे ही लगाओ। ए ड्रॉ करा, फिर ए के हेड से माइनस बी को ड्रॉ करा और जोड़ दिया, बात सिंपल है। ये यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आया। ये अगर आपका पैरेललोग्राम लॉ से देखते हैं, ये बी था तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी बच्चों ये होगा कि नहीं होगा, इसको ये होगा माइनस का बी, इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हो माइनस का बी, क्योंकि हम इसको लेटरली डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करो तो ये देखो आर आ गया ए माइनस बी, बात समझ गए? तो करना कुछ नहीं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, बस जो वेक्टर आपको घटाना हो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो और फिर ट्रायंगल लॉ लगा दो या पैरेललोग्राम लगा दो। पहले ए ड्रॉ करा, उसके हेड से माइनस बी को ड्रॉ कर दिया, जो फाइनल कनेक्टिंग लाइन होगी ए की टेल से बी की हेड तक वो आपका ए माइनस बी हो जाएगा। ये तो ग्राफिकल मेथड है बच्चों, बहुत सिंपल है, ये आप देख भी लो एक बार। बात ये आती है बच्चों एनालिटिकल क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है बच्चों, देखते हैं कि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, देन एंगल बिटवीन, ये क्या लिख दिया, ए है, ये ए कैपिटल है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे क्या मैंने ड्रॉ करा था, ये एक वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर बी है, तो ये जो माइनस बी वेक्टर होगा जरा देखना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो माइनस बी क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ये होगा माइनस बी। इनके अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल। ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180, तो 180 में थीटा घटाओ तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यही लिखा हुआ। बस हम इसी को पैरेललोग्राम वाला जो प्रिंसिपल था उसमें लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अब आप कहोगे सर यहाँ आपने माइनस क्यों ले लिया। अरे भाई आप ये मैग्नीट्यूड में माइनस लगाने का क्या मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर तो वो तो बी ही आएगा ना, बात समझो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब ही सिर्फ एक नंबर, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बात समझ। ये आप करके भी देख लो, बहुत तुमको दिमाग लगाना है तो माइनस भी करके देखो, स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा ना, लेकिन ये सही तरीका नहीं है लिखने का, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब ही हो गया सिर्फ वो क्वांटिटी, प्लस माइनस से मतलब नहीं। यहाँ पर चेंज आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, ये आपको नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री फिर से देखो जाके, मैं बार बार कहता रहता हूँ, देखो हर जगह मैथ काम आ रही है कि नहीं। कॉस 180 माइनस थीटा आपने पढ़ भी रखा हो, माइनस का कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो अगर आपको ए और बी को घटाना है और उनके बीच का एंगल दे रखा है और उनका मैग्नीट्यूड, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, ग्राफ लगाने की जरूरत। अब बात आएगा कि सर इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ये रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा तो ये जो एंगल अल्फा बना रहा होगा वो क्या होगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी जो आपने tan अल्फा लगाया था क्या था, b साइन थीटा, थीटा की जगह हर जगह 180 रख दो, 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये सॉल्व करके निकाल लो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों b साइन थीटा, ये तो वही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। tan अल्फा की भी वैल्यू आ गई, यानी आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, ये देखो, और उसका एंगल भी पता। तो आप एनालिटिकल मेथड से भी रिजल्टेंट बता सकते हो। कैसे,
आपने बस ए प्लस ए बी की जगह माइनस ए बी कर दिया, और यहाँ ए प्लस बी की जगह और अच्छा जरा इसको ग्राफिकली भी देख लो कि यहाँ माइनस करना क्यों पड़ा है बच्चों। माइनस इसलिए करना पड़ा है कि जब आप माइनस बी को ऐसे लेटरली डिस्प्लेस करके लाओगे इधर, ताकि ये मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। ये है ए, ये है, जल्दी से दिखा दे तो उसमें ज़्यादा कुछ समझ। अगर आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो उसको खिसका के इधर लाओगे, ये हो जाएगा माइनस का बी, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, हो जाएगा कि नहीं, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो जरा इस वाले ट्रायंगल में यही तो अल्फा है, ए से जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, ए से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है रिजल्टेंट क्लॉक। उस केस में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो अब जरा देखो ये इस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल कंप्लीट करूँ ये वाला, या ये वाला कंप्लीट करूँ ये वाला, तो देखो ये बी ए में घटेगा ना, इसका कॉस कंपोनेंट ए में घटे जाएगा ना। उस केस में ये वाला ट्रायंगल बन रहा था प्लस वाले में, तो ये जुड़ा जा रहा था। यहाँ पर ये कॉस वाला कंपोनेंट, तो ये घट जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, आप बस ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ व्राफ ज़्यादा नहीं करना है, बस 180 माइनस थीटा। या आप समझ गए होगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ भाई। जाहिर सी बात है कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये अगर इसका ये वाला कंपोनेंट ले लो, ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट लोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये पूरा ए है तो ये माइनस का बी हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का बी कॉस थीटा। बात समझ गए कि नहीं। ये तो हो गया बच्चों कुछ बातें सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, जैसे आपका एडिशन की थी, क्या थी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस है। बिल्कुल सही बात है भाई, जाहिर सी बात है, ये माइनस कॉमन लोगे तभी ए माइनस बी होगा ना। जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है वो उसका भी नियम इसमें लगता है, ये वैल्यू माइनस ए माइनस बी के बराबर होगी, तभी तो अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस का सी। बात समझो, क्योंकि अगर मैं इस माइनस का ये ब्रैकेट इधर लगा दूं तो ये ओपन करने में ये तो प्लस हो जाएगा ना, ऑर्डिनरी जो रूल कहता है। आप इसको ग्राफिकली आप अपना दिमाग लगा के इसको सोचने की कोशिश करना, कर पाना तो, वरना इतना पता है तो आप सब लगा लोगे। इसमें सोचना क्या है यार, 2-3 वेक्टर देखना, अपने मन से कुछ भी सोच लेना। मान लो कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 15 न्यूटन का, एक 20 न्यूटन, उनके बीच कुछ एंगल मान लेना अपनी मर्जी से, और इनको ड्रॉ करके देखना क्या ये बराबर आ रहे हैं, मतलब जो रिजल्टेंट है क्या बराबर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बराबर आने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक न्यूमेरिकल ऐसे ही मतलब समझाने के लिए बताता हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा सारी कहानी। पहले बच्चों कुछ पॉइंट नोट कर लो, कुछ क्या एक ही पॉइंट नोट करते हैं कि जब भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स should be taken in tail to tail contact। कहना क्या चाह रहा बच्चों, ये पॉइंट अपने दिमाग में बसा लो, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर का, कि जब भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना हो कि कितना हो, तो ये नहीं कि जिस कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ है बस देख लिया यही एंगल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, ये किसी पॉइंट ओ पर मैंने ऐसे टच करते हुए बना दिया, मतलब ये कॉन्करेंट, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तब तो आप कह दोगे कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन अगर ये मान लो ए है और इस पॉइंट पर ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा, ये अब 60 डिग्री नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि टेल टू टेल कांटेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक की टेल और बी की टेल मिली हुई है, कांटेक्ट हो रहा है तो 60 डिग्री है। यहाँ पर इस केस में एंगल कैसे निकालोगे? हमको टेल टू टेल कांटेक्ट लाने के लिए कुछ नहीं करना है, उस पूरे वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो उसको आप डिस्प्लेस कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं, अगर मैं इसी की लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग इसको खिसका कर यहाँ ले आऊँ
बात समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा ए, ये वेक्टर हो जाएगा बी। ये देखो टेल टू टेल मिल गई। अब ये जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो देखो ये 60, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो 180 माइनस 60 क्या होगा? 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। बात समझ गए? बस यही बताना था, और इसमें कोई बहुत गणित नहीं है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो पहले उनको टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आओ। जैसे फिर से मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये है ए और क्या ले लेते हैं, ये है बी। अब आपसे कोई कहे कि इसका इन दोनों के बीच में मान लो ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब क्या इन दोनों के बीच का एंगल 120 है? नहीं है। आप इस ए को खिसका कर आगे ले आओ तो इसका टेल टू टेल कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इनके बीच का एंगल देखो, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये आंसर है आपका। बात समझ गए? तो ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है तो बस टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? ये देख लो एक बार, इसको नोट कर लो, जितने स्टार मार्क कर सकते हो इस पॉइंट पे उतने स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बच्चे इस पे बहुत गलती करते हैं। बात समझ गए? ये देखो, इसको देख लो। एक बच्चों न्यूमेरिकल लगा लेते हैं हम लोग, सब समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल मैं अपने मन से बना रहा हूँ बच्चों, और आपको मैं पूरा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल, दो वेक्टर को मैं ऐड करके दिखाता हूँ। क्या? मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है ओ, इस पे दो तरीके की फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी लग रही हैं बच्चों? एक फोर्स लग रही है, मान लेते हैं 10 न्यूटन की, ठीक है, 10 न्यूटन मान लो, या 1 मिनट 15 न्यूटन की, ठीक है बच्चों। और इसी पॉइंट पर एक दूसरी फोर्स लग रही है, वो है 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि देखो टेल से टेल जुड़ी हुई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। तो रिजल्टेंट बताने का मतलब पहले तो हमको उनका क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। तो पहले बच्चों एक काम करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। आपने ग्राफिकल मेथड बताया था ना अभी मैंने, तो ग्राफिकल मेथड के लिए आप 15 न्यूटन, न्यूटन तो कोई स्केल होती नहीं है, मतलब आपकी जो रूलर आपके हाथ में होती है। तो हम एक काम करेंगे, लेट अब यहाँ कन्वीनियंटली क्या मान सकते हो, अगर हम 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मान लें तो 15 न्यूटन क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, और 10 न्यूटन आपका 10 सेंटीमीटर। तो दो फोर्सेस आपको पता चल गई, और उनको उसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको ड्रॉ करना है। पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो पहले रूलर ले लेते हैं, ये देखो रूलर है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ। तो देखते जाना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये 0 से स्टार्ट करा। आप देखो यहाँ बच्चों थोड़ी गलती हो सकती है मे बी, क्योंकि ये बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट वो पॉइंट की टिप और ये सब मैच हो सकता है ना करे। ये हो गया बच्चों कितना हो गया, अरे आजा भाई, आजा आ गया। अरे ये यार, चलो ठीक है, मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर, 14.98 आ रहा है, यहाँ 15 दिखा रहा है। ये 15 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अब ये तो बच्चों एक आपका वेक्टर ड्रॉ हो गया। मान लेते हैं इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये आपकी है 15 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ ओ ए, ठीक। अब दूसरी फोर्स क्या है बच्चों, दूसरी है 10 न्यूटन यानी 10 सेंटीमीटर की, और वो इससे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो आप क्या करो, 60 डिग्री पर इसका ये तो हेड हो जाएगा ना, ये हेड है और ये टेल है। इसकी हेड से हमको टेल ड्रॉ करनी है, किसकी, दूसरी वाली 10 न्यूटन वाली फोर्स की। तो एक काम करते हैं, हम एक प्रोटेक्टर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसके हेड पे, इसके हेड पे रख दिया बच्चों, और 60 डिग्री का एंगल देखते हैं कहाँ पर है। देखो बच्चों 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये है 60 डिग्री ये। अब हम एक लाइन खींच देते हैं, कौन सी, कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। तो बस बच्चों इसको छोड़ो, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देते हैं। देखो बच्चों 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो यहाँ से कहाँ तक आ गए,
अरे यार ये एग्जैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है भाई, ये हाथ हिल रहा है मेरा। अरे हुआ था 10 अभी, चलो मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी 10 सेंटीमीटर की, यानी कि ये 10 न्यूटन की एक लाइन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दें अगर हम, तो ये जो लाइन होगी वो जितना मैग्नीट्यूड देगी वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको ज़रा हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको 0 से हमको मेज़र भी करना है ना साथ में, इसको मिलाते हैं बच्चों। आजकल देखो कितनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैं बोर्ड पे ये सब कर पा रहा हूँ। हम लोग के टीचर बहुत परेशान रहते थे, ये सब बस बता ही पाते थे, कर नहीं पाते थे इतना, क्योंकि ये सब नहीं था ना उस वक्त। तो देखो बच्चों इसको मिला देते हैं, ये आ जाएगी बच्चों लगभग 22 ऑलमोस्ट। तो इसका रिजल्टेंट बच्चों देखो, ये देखो 22 दिखा रहा है, इस लाइन की लेंथ 22। तो रिजल्टेंट हो गया बच्चों कितना, ये 22 सेंटीमीटर यानी 22 न्यूटन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या है 1 न्यूटन। तो ये देखो 22 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड आया। अब हमको एंगल भी पता करना है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है। तो एंगल कैसे जानेंगे, हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और एंगल अल्फा पता चल जाएगा। ज़रा रखते हैं प्रोटेक्टर, रखो बच्चों यहाँ पर प्रोटेक्टर रखो ज़रा, ओरिजिन पे रख दिया। ये कितना एंगल है, ये एंगल है 24 डिग्री, यानी अल्फा हो गया 24 डिग्री फ्रॉम किससे, 15 न्यूटन फोर्स। बात समझ गए। तो देखो हमको दोनों चीज़ें पता चल गई, यानी वेक्टर आर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। 22 न्यूटन का फोर्स होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, 24 डिग्री फ्रॉम 15 न्यूटन फोर्स। ये देखो 24 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, ये देखो ग्राफिकल मेथड से कितनी आसानी से हमने यहाँ पर बता दिया। ये हो जाएगा आपका 22 न्यूटन। अब बच्चों एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर लगाते हैं क्या, यहाँ पर लगाते हैं बच्चों एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मान लेते हैं ए जो है आपका फोर्स वो है कितनी, मॉड यानी कि ए ये है 15 न्यूटन। जो बी फोर्स है आपका यानी कि बी का मॉड वो है आपकी 10 न्यूटन, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आर रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस बी यानी 10 स्क्वायर प्लस 2a कितना है 15 इंटू 10 इंटू कॉस 60, यही तो। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 10 इंटू कॉस 60 1/2। ये हो जाएगा बच्चों कितना 225 प्लस 100 प्लस 150। ये कितना हो जाएगा बच्चों 250 प्लस 225, तो ये हो जाएगा 475। इसको बच्चों सॉल्व करके निकालो जरा कितना आ जाएगा। ये हम लोग का कितना आ रहा था बच्चों 22 न्यूटन आ रहा था लगभग। इसको जरा सॉल्व करके देखो, 22 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है 44, 22 जो 44, तो ये कितना हो जाएगा 48, 484। देखो लगभग 475। अब ये कहोगे सर एग्जैक्ट कहाँ रहा है, अरे भाई वो स्केल इस बोर्ड पे कर रहा हूँ वो थोड़ा आगे पीछे भी हो गया, 21 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 21.7 समथिंग कुछ आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं सेम। उसी तरह tan अल्फ़ा निकालना आप, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बच्चों b यानी कि 10 साइन 60 अपॉन 15 प्लस 10 कॉस 60। इसको बच्चों जरा सॉल्व करना, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी लगभग कितनी आएगी, यह आप खुद करके देखना 24 डिग्री। ये देख लेना बच्चों, आगे पीछे कुछ हो सकता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये 24 डिग्री आ रहा था ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे हम लोग। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ ऑलमोस्ट 23 डिग्री लगभग। अरे 24 23 बात समझ गए हो कि नहीं, वो तुम अपने आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो बच्चों देखो मैंने आपको एक करके भी दिखा दिया,
ये आंसर आप निकाल के देखना कितना आ रहा है। मैंने यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उनको ऐड कर दिया तो 22 न्यूटन यानी 22 सेंटीमीटर की ऑलमोस्ट लाइन मिली, वो हमको वैल्यू दिखा दिया। अब हमको एंगल भी निकालना था किससे, 15 न्यूटन वाले से, तो 15 न्यूटन से एंगल निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, वो लगभग 24 डिग्री आ रहा है। ये क्या ड्रॉ हो रहा है, तो देखो दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से। तो बच्चों बहुत कुछ जान गए आपने। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और भी दुनिया भर की चीज़ें जानेंगे, ठीक है। समझ तो सब गए ही हो गए। थैंक यू बच्चों।